और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम चंद्रमा आत्मकारक के रूप में उसकी क्या व्याख्या है वो सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि आत्मकारक किसे कहते हैं। तो आप अपने राशि चक्र या अपने जन्म पत्री को आप देखिए और वहां आप देखिए कि कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा डिग्री पर बैठा हुआ है। वो ग्रह ही आपका आत्मकारक है। हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, हम उस साइन को नहीं देखेंगे वहां। वो सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह जब हम उसको D9 में प्लेस करते हैं, हम वहां देखते हैं कि D9 में वो कौन से पोजीशन पर है। D9 में वो कौन से राशि में। जब हम D9 की राशि निकाल लेते हैं, उससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा आत्मकारक हमें किस दिशा की ओर जाने के लिए संकेत कर सकता है या करता है, जिसके कारण जीवन जो है, जब हम अपने चार्ट के अनुसार चलते हैं तो जीवन बहुत सरल और सहज हो जाता है। तो वो आत्मकारक बताता है कि आपका जीवन किस तरफ जाएगा, और जब आप वो पथ को लेते हैं, आप देखते हैं कि जीवन की बहुत सारी जो गुत्थियां हैं वो सॉल्व होने लगती हैं। अब यदि चंद्रमा आपके चार्ट में आत्मकारक होता है, तो वो उसकी क्या क्या कारकत्व है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रमा माँ का कारक है। माँ के साथ साथ चंद्रमा माँ से जुड़ी सारी जो इमोशंस हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो वात्सल्य हो, या सिक्योरिटी होता है जो कि हर बच्चे को अपनी माँ से प्राप्त होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये चंद्रमा हमें देने में सक्षम है। चंद्रमा आपका मन और आपकी बुद्धि, ये दोनों चीजों के बारे में बताता है। आपकी मनोस्थिति क्या है, आप किस प्रकार से काम करना पसंद करते हैं, वो चंद्रमा बताता है। चंद्रमा ही वह ग्रह है जो सबसे ज्यादा बदलता है, और वो हर 2.5 दिन में एक नया घर बदलता है, एक नया राशि, अब एक नई राशि में प्रवेश करता है। तो चंद्रमा आप हम सब के लिए चेंज का भी कारक माना गया है। चंद्रमा को सुंदर की भी संज्ञा दी गई है, और चंद्रमा, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, इमोशंस के बारे में बताते हैं, लेकिन वो सभी तरह के इमोशंस बताते हैं, चाहे प्रेम हो, वात्सल्य हो, दोस्ती हो, या फिर घृणा, दोष, रोग आदि, घृणा, दोष आदि, इन सब के बारे में भी चंद्रमा बहुत कुछ बताते हैं। और क्योंकि चंद्रमा ब्यूटी से, सुंदरता से रिलेटेड है, इसी के लिए ये वो चीज जो मनुष्य के को और सुंदर बनाता है, या उसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है, चाहे वो उसके अच्छे गहने हो या कपड़े हो, वो सारी चीजें भी चंद्रमा हमें जीवन में बताता है या दर्शाता है। चंद्रमा भी वो ग्रह है जो हमारे जीवन में रोशनी भरता है, क्योंकि उसको भी एक ल्यूमिनरी माना गया है। चंद्रमा भी हमारे लिए नेम, फेम आदि का कारक है। चंद्रमा के लिए एक बात और जानना जरूरी है कि ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। चंद्रमा, जिस प्रकार हम अपने माइंड के लिए बात करते हैं, चंद्रमा वो ये सारी चीजें नहीं आएगी यहाँ पर। चंद्रमा के लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। कृष्ण पक्ष का जब चंद्रमा होता है तो उससे क्षीण माना जाता है, अर्थात इस माइंड पे, इस चंद्रमा पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस दिखाई देते हैं, और वो व्यक्ति जो है छोटी छोटी बातों पर घबरा सकता है, या अपने जो जीवन के डिसीजंस हैं वो रॉन्ग ले सकता है, जिसके कारण उसके जीवन में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा चेंज का भी कारक है। ये बात भी हमने देखी है। वहीं यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो और उस पर अच्छे प्रभाव, यानी कि कोई शुभ ग्रह के प्रभाव हो, बाई पीएसी उनके साथ कंजंक्शन में हो, या एस्पेक्ट से उनका अच्छा हो, या कोई भी पोजीशन चेंजेस आदि हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो दृढ़ संकल्पी होता है, सही डिसीजंस ले सकता है, और जीवन को और भी उत्थान की ओर ले जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम चंद्रमा जो हमारे लिए यहाँ आत्मकारक है,
वो नवांश में कौन सी राशि में आया है, ये देखकर हम बताते हैं कि व्यक्ति किस ओर आगे बढ़ता है। जब नवांश में चंद्रमा मेष राशि में हो और आपका आत्मकारक भी हो, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो एक अच्छे लीडर का काम कर सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है अपने डिसीजंस समय अनुसार बदल सकता है और दूसरों को भी चेंज होने में गाइड कर सकता है। इसके लिए लोग उसकी सराहना भी करते हैं और साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो हेल्थ कॉन्शियस भी होता है। सो ऐसा व्यक्ति किसी हेल्थ इंडस्ट्री में भी अच्छे पोजीशन पर काम करने के लिए सक्षम हो सकता है। वो व्यक्ति जो है वो न्यायप्रिय होता है, संवेदनशील होता है और सबकी दुख दर्द बोले या कठिनाइयां बोले उनको समझने में सक्षम होता है। जब आत्मकारक चंद्रमा D9 में वृषभ राशि में विद्यमान हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पढ़ाई को लेकर बहुत अ, बहुत उसके मन में बहुत ये भाव रहता है कि हम अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें या अपने मूल सिद्धांतों पर हमेशा टिके रहें। और ऐसे व्यक्ति जब एक बार किसी चीज की धुन लगा लेते हैं तो वो अपने पाथ से कभी हिलते नहीं है, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है यहाँ पर, ये एक फिक्स्ड साइन। वृषभ राशि हम जानते हैं कि फिक्स साइन है और यहाँ चंद्रमा उच्च का भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति दृढ़ संकल्पी और ऐसे व्यक्ति दूसरों की परवाह न करते हुए जो सही है उस काम पर आगे बढ़ते हैं, स्पेशली यदि इस पर कोई बेनिफिट इन्फ्लुएंस हो, आगे बढ़ते हैं। और जब यदि चंद्रमा आपका आत्मकारक है और D9 में मिथुन राशि में विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो बात करने में, दूसरों के साथ उनके बारे में जानने में बहुत ही कुशल होता है और ऐसे व्यक्ति दूसरों को समझाने में, दूसरों की काउंसलिंग करने में भी कुशल होते हैं। वो व्यक्ति इमोशनल नहीं होते, प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञान भी रखते हैं और उनकी उनमें एक वाक शक्ति होती है। वो वाक शक्ति डेफिनेटली इमोशनल ग्राउंड्स पर होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का भी कारक है, लेकिन दूसरों को प्रभावित किस तरह से करना है ऐसे व्यक्ति भली भांति जानते हैं। यदि चंद्रमा आत्मकारक होकर D9 में कर्क राशि में विद्यमान हो, तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं और ऐसे व्यक्ति सबसे पहले अपने घर की, अपने परिवार की सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। उनके पास संचित धन भी अच्छा होता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने इमोशंस जो है वो लोगों के सामने बाहर नहीं लाते। वो प्राय अपने इमोशंस को संभाल के रखते हैं या ऑब्जर्विंग नेचर वाले होते हैं, दूसरों को देखकर, समय को देखकर फिर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। संवेदनशील होते हैं, लेकिन हर समय दूसरों के सामने आगे आकर अपनी बात को नहीं रखते। यदि चंद्रमा आपका आत्मकारक है और बैठा है D9 में सिंह राशि में, तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो ऐसे काम करेंगे या ऐसा कुछ लाइफ में आगे बढ़ेंगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो और आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस पाने के सक्षम है। इनफैक्ट आपका मन ये करेगा कि हाँ, मैं सेलिब्रिटी बनूं, मैं कुछ ऐसा काम करूं, कुछ ऐसा लिखूं, कुछ ऐसा अध्ययन करूं या कुछ ऐसे लोगों के सामने ऐसी कुछ बातें करूं जिसके कारण लोग मेरी सत्ता को जाने, पहचाने और मेरे दिमाग की, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को, आपके दिमाग को भी दर्शाता है, तो मेरे दिमाग की लोग सराहना करें और ऐसा आपके साथ जीवन में होगा। चंद्रमा यदि आपका आत्मकारक है और D9 में वो जाकर वृषभ राशि कन्या राशि में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो कॉम्पिटिटिव होते हैं। ये लोग जो है उनको पैसा कमाना भी बहुत अच्छे से आता है। ये जानते हैं कि इनको कहाँ किस तरह से अपना काम प्रेजेंट करना चाहिए ताकि उनका काम लोगों से एक्सेप्ट हो जाए। और वो एडिटर्स बहुत अच्छे बनते हैं। जो चीज जरूरत नहीं है, जिस
कि उनको कोई आवश्यकता नहीं है, वो चीज़ वो हमेशा अपने जीवन से निकालते हुए चले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को अपने हेल्थ की बहुत केयर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ यदि चंद्रमा है आपका आत्मकारक बन के, तो वो आपके पेट की तकलीफ बता सकता है, या यदि आपको कोई मेंटल प्रेशर है, तो उससे आपकी तबीयत भी खराब होने के संकेत यहाँ दिखाई देते हैं। तो यदि आप अपने मेंटल हेल्थ को करेक्ट रखेंगे, तो आपके शारीरिक हेल्थ पर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं जब चंद्रमा आत्मकारक है और D9 में तुला राशि में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जो है वो अपने पार्टनर्स, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल पार्टनर्स हो, उनकी ओर बहुत आकर्षित रहते हैं। वो अपने पार्टनर्स की बात मानते हैं, सुनते हैं और उनसे उनको फायदा भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े शो ऑफ में विश्वास रखते हैं, ताकि जन समुदाय में उनको एक स्थान मिले, और अपने आप को, लोगों को प्रेजेंट किस तरह करना है, के सामने किस तरह रखना है, ये चीज इनको बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि इनको लोगों का आकर्षण अपनी ओर केंद्रित करना होता है। वहीं जहां हमने कहा कि तुला राशि में इनको अपने और लोगों का आकर्षण केंद्रित करना होता है, यदि ये चंद्रमा आत्मकारक होकर D9 में आपके वृश्चिक राशि में विद्यमान हो, तो ऐसे लोग जो है वो दूसरों से दूर अलग रहने की इच्छा रखते हैं। वो दूसरों के सामने आने की इच्छा नहीं रखते, और वो ऐसे लोग जो है वो एकांत में अपना समय व्यतीत करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन दूसरों के सामने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना इनको पसंद नहीं है। लेकिन ये इस बात से भी हमेशा सचेत रहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, या ऐसा कोई स्टेप न ले जिसके कारण इनको कोई हानि पहुंचे। ये मेडिसिन में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और इनको इनहेरिटेंस की बहुत चाह भी रहती है, या और इनको इनहेरिटेंस के बारे में पूरा ज्ञान भी होता है। खाली इनहेरिटेंस नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा जिसके लिए इन्होंने काम नहीं किया हो, ये सारी बातों पर उनको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिल रहती है। आत्मकारक चंद्रमा यदि धनु राशि में विद्यमान है D9 में, तो ऐसे व्यक्ति जो है उनके लिए हमेशा क्या सही क्या गलत, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है, और उस पर, उन सिद्धांतों पर ही वो अपना जीवन जीना चाहते हैं। वो यूनिवर्सल लॉज की भी खूब कहें तो खोज करना चाहते हैं कि हाँ, फंडामेंटल लॉज क्या है, सत्य पर ही अपने जीवन को चलाना और आगे बढ़ाना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, कि ये किसी के साथ भी व्यवहार भी नहीं करना चाहते, और किसी के साथ पक्षपात भी नहीं करना चाहते हैं। धनु राशि आपको फेयर एंड स्क्वायर बनाने में विश्वास रखती है, और ये चीज चंद्रमा यदि, जो कि आपके मन का जातक है, वो यदि आत्मकारक होकर धनु राशि में D9 में विद्यमान हो, तो वो आपको बहुत अच्छे से आपके जीवन पथ पर ये होने वाला है, या हमेशा होता रहेगा, आपको बता। ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने संकल्पों के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, जो कि आपको मकर राशि के का चंद्रमा जो आत्मकारक है D9 में, वो भी दिखाई देगा, वो भी बताएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति शायद हर फील्ड में नहीं, लेकिन अपने काम की फील्ड में अपने सिद्धांतों पर चलेंगे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, लोगों की मनोस्थिति समझकर उस हिसाब से लोगों को काम देंगे या उनसे काम करवाएंगे, और अपना अ, अपना काम किस तरह से लोगों से निकलवाना है, इनको भली भांति मालूम है। ये अपने प्रिंसिपल्स पे स्टैंड कर कर ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, किसी पापी ग्रह का एस्पेक्ट है, या पापी ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति साम दाम दंड भेद से काम करवाने में सक्षम है। D9 में यदि आत्मकारक चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड का होता है। कुंभ राशि आपको खोज करने की क्षमता देती है, और चंद्रमा क्योंकि मन का जातक है, आपकी बुद्धि का जातक है, तो वो बताता है कि आपके अंदर एक साइंटिफिक माइंड है जो बहुत
स्ट्रॉन्ग काम करता है। यदि आप चीजों को लिखने लगे, चीजों को एक स्ट्रक्चर में डाल के काम करने लगे, तो आप बहुत सारी चीजों को बनाने में सक्षम होंगे, या आपका जो खोज है, आपकी खोज बहुत अच्छी होगी। तो यदि किसी भी व्यक्ति का यहाँ चंद्रमा है और आत्मकारक है, तो ये हम देखेंगे कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है। वो हर चीज को लॉजिकल देखने में विश्वास रखता है, और उसके बाद कोई निष्कर्ष या कोई भी पथ चुनने में विश्वास रखता है। यदि किसी का चंद्रमा आत्मकारक होके D9 में ये पाइसिस में बैठा हो, तो वो व्यक्ति जो है वो पहले तो उसको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कहीं लॉसेस होते हैं आपके, आपका मन कहीं उद्विग्न होता है, या मेंटली चैलेंज्ड होते हैं आप चीजों से, आपको इंसल्टिंग फील लगता है बहुत सारी चीजें। लेकिन बाद में हो सकता है कि यदि आप उन भावनाओं पर काबू पा लें, तो आप जाकर इंटरनेशनल नेम या फेम, देश काल पात्र के अनुसार ये भी हो सकता है कि आप अपने समुदाय में तो कम से कम अपना नाम बना ही लेंगे, क्योंकि आप उन इमोशंस को प्रॉपरली चैनलाइज कर रहे हैं, उन पर मंथन कर रहे हैं, और फिर किस तरह से आगे बढ़ना, ये भी बात आप समझ पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कुछ चार्ट। रमना महर्षि के चार्ट में हम देखेंगे कि चंद्रमा वर्गोत्तम है और साथ ही साथ पक्षबली है, एवं D9 में वो जो है मिथुन राशि में बैठा हुआ है। तो हम जानते हैं कि वो बहुत ही संवेदनशील थे, लोगों को वो उपाय देते थे, मार्गदर्शन करते थे, और अपने उनके मन पर उनको जो काबू था वो अतुलनीय है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन लोगों को रमना महर्षि ने ही सिखाया, और ये सिखाया कि आप अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, और जिसे हम कहेंगे माइंड पर काबू करने से आप कहाँ, आपका जो उत्थान है वो किस प्रकार का हो सकता है। डॉक्टर वी रमन, उनका भी चंद्रमा जो है वो आत्मकारक है, और उनका चंद्रमा D9 में जाकर बैठा हुआ है सिंह राशि में। सिंह राशि, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कि आपको वाक शक्ति देती है, लिखने की शक्ति देती है, और चंद्रमा मन को एकाग्र करके वहां यदि उन्होंने लिखा और बहुत लोगों के सामने ये चीज को प्रदर्शित किया, तो इसी के लिए उनको एक जो सेलिब्रिटी स्टेटस मिला वो अतुलनीय था। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का यदि हम चंद्रमा देखें तो वो भी आत्मकारक है, और D9 में जाके वो मकर राशि में राहु के साथ विद्यमान है। राहु लोगों को अलग सोचने की पद्धति देता है, या उनको उस कहीं डिफरेंट लीक से हटकर सोचने के लिए बाध्य करता है, और चंद्रमा के साथ वो आपको डरा भी सकता है, लेकिन साथ ही आपको एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस भी दे सकता है, और वही एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस और आत्मविश्वास हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी में मिला, जो कि हम देखेंगे कि उन्होंने ऐसी पार्टी की स्थापना करी और उस पार्टी को इतना बढ़ाया कि आज 60 साल बाद वो पार्टी सत्ता में है, जिसके लिए लोग सोच भी नहीं सकते थे। महात्मा गांधी जी का यदि आप चार्ट लें तो उनका भी जो चंद्रमा है वो भी आत्मकारक है, और D9 में वो पाइसिस में विद्यमान है। जैसा मैंने आप लोगों को बोला, ये उन्होंने जिस हिसाब की प्रॉब्लम्स लाइफ में सहन करी, या जिस हिसाब के इंसल्ट्स उन्हें मिला, वो उसी को साथ में रख, उसी पर मंथन करते हुए, और उस उन अपने इन इंसल्ट्स के बारे में सोचकर कि हाँ, यदि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और लोगों को मुझे आगे बढ़ाना है। ये इन विचारों के साथ जब वो आगे बढ़े, तो उन्होंने केवल भारतवर्ष नहीं, बहुत सारे देशों को संघर्ष करने के लिए बाध्य किया, या सोचने, उस पथ पर सोचने के लिए मजबूर किया। तो चंद्रमा बहुत सारी चीजें आपके जीवन में बता सकता है, और आत्मकारक को तो किस पथ पर जाना है वो आप D9 में वो चंद्रमा कहाँ विद्यमान है उससे आप भली भांति जान सकते हैं। हमें जरूर लिख कर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, बेल तब आइकन तक को के लिए दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।